हर इंसान के साथ है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दोस्ती कारण में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। एक सुपरस्टार जिसकी फिल्मों पर पूरा देश दीवाना था, वही सुपरस्टार अचानक हथियारों के केस में पकड़ा जाता है। वही सुपरस्टार अंडरवर्ल्ड डॉन्स के फोन उठाता है और वही सुपरस्टार जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होकर रोता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। क्योंकि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय दत्त की। बॉलीवुड का गडकरी, 90 के दशक का सबसे चर्चित चेहरा और वही इंसान जिसका नाम हमेशा अंडरवर्ल्ड, हथियार और बम धमाकों के केस में घसीटा गया। सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? कैसे एक फिल्मी हीरो जो असल जिंदगी में मुन्ना भाई था, अचानक माफिया और टेरर केस में फंस गया? कहां से शुरू हुई अंडरवर्ल्ड से दोस्ती और किस मोड़ पर जिंदगी ने उसे जेल तक पहुंचा दिया? दोस्तों, आज हम खोलेंगे वो राज जिसकी जड़ें 1993 के मुंबई धमाकों तक जाती हैं और हम जानेंगे संजय दत्त की असली कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में से। संजय दत्त मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस का बेटा। बचपन से ही फिल्मी माहौल, लेकिन मां नरगिस की मौत ने इस बच्चे को तोड़ दिया। संजय कॉलेज में गया लेकिन ड्रग्स का शिकार हुआ, रिहैब तक पहुंचा, अमेरिका तक भेजा गया, लेकिन बॉलीवुड की एंट्री रॉकी फिल्म से हुई। धीरे धीरे संजय स्टार बन रहा था, लेकिन असली मोड़ आता है 1990 के दशक में। ये वही दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था। दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम, छोटा राजन, हाजी मस्तान जैसे नाम सिर्फ माफिया नहीं थे, बल्कि सिस्टम के असली खिलाड़ी थे। और बॉलीवुड वो अंडरवर्ल्ड की जेब में था। किसी की फिल्म फ्लॉप करानी हो तो धमकी, किसी हीरोइन को गाना करना ही पड़ेगा वरना गोली, और प्रोड्यूसर्स उनका पैसा तक माफिया लगवाता। इसी बीच संजय दत्त का नाम जुड़ता है उन फोन कॉल्स और मुलाकातों से जो सीधा अंडरवर्ल्ड तक जाते थे। 12 मार्च 1993, वो दिन जिसने मुंबई की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। 13 बम धमाके, 257 मौतें, 700 से ज्यादा घायल, भारत का सबसे बड़ा टेरर अटैक। इसी केस की जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाला नाम लगता है, संजय दत्त। पुलिस ने पाया कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफल थी। जी हाँ, वही AK-56 जो पाकिस्तान से लाई गई थी, और उसी नेटवर्क ने मुंबई में बम धमाके की थे। अब सोचिए, एक फिल्मी स्टार के घर से AK-56 ग्रेनेड्स और कारतूस मिले तो पूरा देश हिल जाएगा या नहीं? यही हुआ। मीडिया चीखा, क्या संजय दत्त आतंकियों के साथ है? पब्लिक पूछने लगी, क्या हमारा हीरो देशद्रोही है? अप्रैल 1993, संजय दत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चार्ज लगा TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट के तहत, मतलब टेररिस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। संजय दत्त ने कबूल किया, हाँ मेरे पास AK-56 थी, लेकिन उसने ये भी कहा, मैंने इसे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रखा, मैंने इसे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखा था। मुझे डर था, दंगे हो रहे थे, मेरे पापा सुनील दत्त कांग्रेस लीडर थे, मैं टारगेट बन सकता था। अब सवाल ये, क्या सच में एक हीरो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए AK-56 रख सकता है, या फिर कहानी इसके पीछे और गहरी है? जांच में सामने आया कि हथियार संजय दत्त को अब्बू सलेम और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क ने सप्लाई किए थे। और यहां से सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के बीच सीधा रिश्ता था? CBI ने कहा, संजय दत्त का रोल सिर्फ हथियार रखने तक था, बम धमाकों में सीधा हाथ नहीं। लेकिन कोर्ट ने TADA हटा दिया और सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत केस चलाया। संजय दत्त की जिंदगी अगले 20 साल इसी केस में उलझी रही। कभी बेल मिली, कभी जेल गया, फिल्मों की शूटिंग बीच में छूटी, करियर बार बार डगमगाया, लेकिन वास्तव, खलनायक, मुन्ना भाई जैसी फिल्मों ने उसे बार बार वापस उठाया। लेकिन जनता के मन में हमेशा एक सवाल रह गया, क्या सच में संजय दत्त अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था? आज भी लोग कहते हैं, अगर संजय दत्त ने गलत दोस्ती ना की होती, गलत लोगों का फोन ना उठाया होता, तो शायद उसका करियर और इमेज दोनों कभी नहीं बिगड़ते। वो गडकरी बनकर सबको हंसाता रहता, लेकिन अंडरवर्ल्ड की परछाई ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए दागदार बना दिया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर संजय दत्त ने गलत लोगों का साथ न पकड़ा होता, गलत नंबरों से आई कॉल्स पर बात न की होती, तो शायद उसकी जिंदगी का रास्ता कुछ और ही होता। लेकिन किस्मत उसे उसी मोड़ पर ले आई जहां से वापसी आसान नहीं थी। असल सवाल यह है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड से उसका रिश्ता शुरू कैसे हुआ।
90 के दशक का मुंबई एक अलग ही दुनिया थी। बाहर से ग्लैमर और चमक दमक, लेकिन अंदर से डर, खून और माफिया का राज। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा चेहरा किसी न किसी तरीके से अंडरवर्ल्ड के टच में था। कोई मजबूरी में, कोई डर की वजह से और कोई अपने फायदे के लिए। प्रोड्यूसर अगर पैसा नहीं लगा पा रहे थे तो दाऊद का पैसा आता था। हीरोइन अगर फिल्म में काम करने से मना कर देती तो फोन कॉल आता था, सोच लो वरना अंजाम बुरा होगा। यही माहौल था जहां परफॉर्मेंस से ज्यादा फोन कॉल्स और जान पहचान तय करती थी कि कौन स्टार बनेगा और कौन गायब। संजय दत्त की भी मुलाकात ऐसे ही दौर में कुछ लोगों से हुई। फिल्मों की दुनिया में उसका कद बढ़ रहा था, लेकिन उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था उसका डर भी। 1992 से 1993 के दंगे, लगातार बढ़ती हिंसा और राजनीतिक तनाव ने माहौल ऐसा बना दिया था कि हर बड़ा चेहरा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। सुनील दत्त राजनीति में एक्टिव थे और खुले तौर पर सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऐसे में उनके बेटे संजय को लगने लगा कि वो भी निशाने पर आ सकता है। यही डर था जिसने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बड़ा चेहरा था अब्बू सलेम। वही अब्बू सलेम जो दाऊद के नेटवर्क में सबसे सक्रिय था और बॉलीवुड में हथियार से लेकर पैसा और कलाकारों को धमकाने तक का जिम्मा उसी के पास था। मेरे को उसको मारने का है बस। क्या बोला? पुलिस रिकॉर्ड्स और सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक संजय दत्त ने हथियारों की डीलिंग के लिए सीधे अब्बू सलेम से संपर्क किया था। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक डर था या फिर अंडरवर्ल्ड से बढ़ती दोस्ती का नतीजा। संजय दत्त खुद मान चुका था कि उसने अब्बू सलेम से AK-56 राइफल और ग्रेनेड्स लिए थे। उसने ये भी कबूल किया था कि हथियार उसने घर में रखे, लेकिन वो हमेशा यही कहता रहा कि मुझे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चाहिए थे। लेकिन असली पेंच यहीं पर फंसा। अगर वाकई उसे सुरक्षा चाहिए थी तो पुलिस या सरकार से सिक्योरिटी क्यों नहीं मांगी? क्यों उसने ये जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड के हाथों में सौंप दी? यही वो सवाल था जिसने जांच एजेंसियों को शक में डाल दिया। सीबीआई और पुलिस की जांच ने खुलासा किया कि 1993 मुंबई बम धमाकों से पहले ही हथियारों का जखीरा मुंबई में पहुंच चुका था। इसमें से कुछ हथियार सीधे संजय दत्त तक पहुंचे और यही वजह थी कि जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए तो पुलिस की नजरें सीधा संजय दत्त की तरफ उठी। संजय दत्त का नाम आते ही मीडिया ने इसे और उछाल दिया। अखबारों की हेडलाइन बनी, खलनायक बना असली खलनायक। जनता हैरान थी कि जिसे पर्दे पर हीरो समझा था वो असल जिंदगी में हथियारों का सौदा कर रहा था। लेकिन यहीं पर मामला दिलचस्प मोड़ लेता है। जांच में ये साफ हुआ कि संजय दत्त का बम धमाकों से कोई सीधा लेना देना नहीं था। उसका नाम सिर्फ हथियार रखने के जुर्म में आया। अदालत ने टाडा एक्ट का चार्ज हटा दिया और सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत केस चलाया। यानी कि वो आतंकवादी नहीं, लेकिन अवैध हथियार रखने का दोषी जरूर था। इसके बावजूद उसकी जिंदगी जेल और कोर्ट के चक्कर में फंस कर रह गई। कई सालों तक केस चला, कभी जमानत मिली, कभी जेल जाना पड़ा। शूटिंग के बीच में उसे गिरफ्तार किया गया, फिल्में अटक गईं, प्रोड्यूसर्स का पैसा डूबा और उसकी इमेज पूरी तरह से हिल गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि संजय दत्त का नाम सिर्फ एक AK-56 के चक्कर में क्यों इतना बड़ा बन गया। वजह ये थी कि ये मामला आम नहीं था। ये हथियार वही नेटवर्क लेकर आया था जिसने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। और जब एक सुपरस्टार का नाम उस नेटवर्क से जुड़ा पाया गया तो पूरा देश सकते में आ गया। अब बात आती है उसकी गडकरी वाली इमेज की। संजय दत्त ने फिल्मों में कई तरह के रोल किए, लेकिन 90 के दशक में गडकरी का किरदार करते हुए वो पब्लिक के दिल में बैठ गया था। एक दबंग, मस्त मौला इंसान जो मजाक भी करता है और लड़ाई भी करता है। लोग उसे असल जिंदगी में भी वैसा ही मानने लगे। लेकिन जब असली जिंदगी में उस पर हथियारों का केस लगा तो वही गडकरी वाली इमेज उसके खिलाफ सबूत जैसी बन गई। लोगों को लगा कि पर्दे का रोल ही उसकी असलियत है। जेल में रहने के दौरान संजय दत्त ने कई बार मीडिया के सामने आकर कहा कि वो निर्दोष है। उसने रोते हुए कहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैंने गलती की, लेकिन मैं देशद्रोही नहीं हूं। उसकी ये लाइन आज भी उसके केस का सबसे इमोशनल पहलू मानी जाती है। यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। लेकिन एजेंसियों के लिए भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। उन्हें सिर्फ सबूत चाहिए थे और सबूत साफ कहते थे कि AK-56 उसके घर से बरामद हुई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर संजय दत्त आतंकवादी नहीं था तो फिर उसे हथियार किसने दिए? क्या उसने सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए अंडरवर्ल्ड का फोन उठाया या फिर
वाकई वो डर और मजबूरी में था? आज तक ये सवाल पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। अदालत ने उसे हथियार रखने का दोषी माना और 5 साल की सजा सुनाई। उसने वो सजा काटी, जेल गया और बाहर आकर फिर से फिल्में की, लेकिन उसके नाम के साथ हमेशा एक दाग जुड़ा रहा, अंडरवर्ल्ड का दाग। और यही दाग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया, क्योंकि एक तरफ लोग उसे मुन्ना भाई कहते रहे, वहीं दूसरी तरफ वो हमेशा कोर्ट और जेल के बीच झूलता रहा। संजय दत्त की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग सिर्फ अदालत या जेल से नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों से थी जिन्हें उसने गलत समय पर गलत लोगों से जोड़ लिया था। 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का खौफ सबसे ऊपर था, तब बॉलीवुड के हर बड़े स्टार का नाम किसी न किसी गैंगस्टर से जुड़ ही जाता था। संजय दत्त का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि वो सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हथियार रखने तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि आखिर उसके ये रिश्ते किस हद तक गहरे थे। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और मीडिया के खुलासों के मुताबिक संजय दत्त का सीधा रिश्ता अब्बू सलेम और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से बना था। अब्बू सलेम वही शख्स था जो बॉलीवुड में पैसा लगवाता, फिल्में फाइनेंस करता और कलाकारों को धमकाता था। उसने ही संजय दत्त तक हथियार पहुंचाए। लेकिन क्या ये सब महज एक बिजनेस डील थी या फिर दोस्ती? यहीं पर कहानी रहस्यमय हो जाती है। पुलिस पूछताछ में संजय दत्त ने कबूल किया था कि उसने अब्बू सलेम से मुलाकात की और उससे हथियार लिए, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसकी नीयत कभी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। ये बयान भले ही उसके लिए सहारा बना, लेकिन एजेंसियों ने इसे पूरी सच्चाई मानने से इनकार किया, क्योंकि सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे थे। फोन कॉल रिकॉर्ड्स, मुंबई में माफिया के मूवमेंट और हथियारों की डिलीवरी, सब इस ओर इशारा कर रहे थे कि संजय दत्त का नेटवर्क सिर्फ एक बंदूक तक सीमित नहीं था। इसी दौरान मीडिया में कई कहानियां उभर कर आई। कहा गया कि संजय दत्त ने, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या संजय दत्त सिर्फ एक गलती का शिकार था, या फिर सच में अंडरवर्ल्ड से उसका रिश्ता इतना गहरा था कि उससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था? उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार डॉन्स ने खुद दावा किया कि उनका संजय दत्त से रिश्ता है, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो वो चुप हो गए। हो सकता है कि ये सब महज डर का माहौल बनाने के लिए कहा गया हो, या फिर वाकई इसके पीछे सच्चाई हो। आज भी जब ये केस याद किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर संजय दत्त निर्दोष था तो उसके घर से AK-56 और ग्रेनेड्स कैसे मिले, और अगर वो दोषी था तो अदालत ने उसे आतंकवादी क्यों नहीं माना? यानी सच्चाई कहीं न कहीं बीच में अटकी हुई है, और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है। संजय दत्त की जिंदगी की सबसे लंबी लड़ाई अदालतों और जेल के बीच चली। एक बार गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद हर बार बेल और जेल का सिलसिला उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मीडिया की नजर हर वक्त उस पर टिकी रहती थी। जब भी बेल मिलती, कैमरे उसकी एक झलक कैद करने को टूट पड़ते, और जब जेल जाता तब अखबारों की सुर्खियां बनती। शुरुआत में जब उसे पहली बार पकड़ा गया था तो पूरा बॉलीवुड सकते में था। शूटिंग रुकी, प्रोड्यूसर्स का करोड़ों रुपया फंस गया, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री उसकी स्थिति को समझने लगी। कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए तो कुछ ने उससे दूरी बना ली। सबसे बड़ी ताकत उसके लिए उसके पिता सुनील दत्त बने। सुनील दत्त खुद राजनीति में थे, एक सम्मानित शख्सियत। उन्होंने कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। बार बार मीडिया और जनता के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है, उसने गलती की है, लेकिन उसका मकसद कभी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं था। सुनील दत्त की इस जिद और संघर्ष ने ही संजय को बार बार हिम्मत दी, लेकिन हर बार अदालत से सजा और सुनवाई का लंबा सिलसिला उसे तोड़ देता था। 1993 के बाद कई साल तक केस चलता रहा। इस बीच संजय दत्त ने कई बार जेल की हवा खाई, कुछ समय आर्थर रोड जेल में तो कभी पुणे की यरवड़ा जेल में। जेल से बाहर आने पर वो सीधे शूटिंग सेट पर जाता ताकि अधूरी फिल्में पूरी की जा सके। कई बार जेल से शूटिंग की परमिशन लेने के लिए प्रोड्यूसर्स ने अदालत के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सोचिए, एक सुपरस्टार जिसकी जिंदगी ग्लैमर और शोहरत से भरी होनी चाहिए थी, वही दिन गिन गिनकर जेल की बैरक में बिताता रहा। यही उसकी असली सजा थी। 2006 में जब टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब सबसे बड़ा झटका लगा। अदालत ने साफ कहा कि संजय दत्त का धमाकों से सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन अवैध हथियार रखने का जुर्म साबित होता है। नतीजा 6 साल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त कोर्ट रूम में ही टूट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। उस वक्त
उसकी आंखों से बहते आंसू पूरे देश ने टीवी स्क्रीन पर देखे। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कई साल और गुजरे। आखिरकार 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, संजय दत्त को 5 साल जेल की सजा। यही वो वक्त था जब जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि सजा बिल्कुल सही है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी तरफ उसके चाहने वाले कह रहे थे कि उसने पहले ही बहुत भुगत लिया है, उसे अब और सजा देना अन्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त ने यरवड़ा जेल में अपनी बाकी सजा काटी। वहां उसके दिन बिल्कुल अलग थे। सुबह 5 बजे उठना, जेल का खाना खाना, छोटे मोटे काम करना, ये सब एक स्टार के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। जेल के दिनों में उसने किताबें पढ़ी, वर्कआउट किया और अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचा। ये वही वक्त था जब उसने खुद कहा कि जेल ने मुझे बदल दिया। मैं अब वो संजय दत्त नहीं हूं जो पहले था। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या जेल की ये सजा सच में उसे पूरी तरह निर्दोष साबित कर पाई? शायद नहीं। जनता का एक हिस्सा आज भी मानता है कि अगर वो गलत रास्ते पर न जाता तो ये सब कभी नहीं होता। फिल्मों की दुनिया पर इस केस का असर बहुत गहरा पड़ा। कई प्रोजेक्ट्स अटके, प्रोड्यूसर्स बर्बाद हुए और इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जब भी संजय दत्त जेल से बाहर आया, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। उसके चाहने वालों का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। उसके करियर की सबसे बड़ी वापसी मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई से हुई। इन फिल्मों ने उसकी इमेज को एकदम पलट कर रख दिया। एक मासूम, दिल से नेक लेकिन अनाड़ी इंसान का रोल लोगों को इतना भाया कि पब्लिक ने उसके सारे गुनाह मानो भुला दिए। यही वजह थी कि जेल से लौटने के बाद भी लोग उसे गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन कानून अपनी जगह पर सख्त रहा और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बना। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस लंबे केस का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? क्या ये सिर्फ संजय दत्त की जिंदगी को हिला गया या फिर पूरी इंडस्ट्री को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? असल में इस केस ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। पहले जहां लोग सिर्फ अफवाहों में सुनते थे कि फिल्में अंडरवर्ल्ड के पैसे से बनती हैं, अब उन्हें सबूत के साथ समझ आया कि ये सच है। और यही इस केस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। संजय दत्त की जिंदगी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि एक गलत फैसला, एक गलत दोस्ती कैसे पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर गलत रास्ते पर कदम रख दिया तो उसके नतीजे भुगतने ही पड़ते हैं। सजा पूरी करके जब संजय दत्त जेल से बाहर निकला तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। लोग जेल के बाहर खड़े होकर उसके नाम के नारे लगा रहे थे। कैमरे उसकी हर हरकत को कैद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपराधी नहीं, बल्कि कोई जंग जीत कर लौटने वाला सैनिक बाहर आया हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। ये वही शख्स था जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल कोर्ट और जेल के चक्कर काटते हुए गुजारे। ये वही इंसान था जिसने करियर के सबसे सुनहरे साल हथियारों के केस में खो दिए। और ये वही आदमी था जो अब दोबारा एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उसने अपने परिवार को गले लगाया। पत्नी मान्यता और बच्चे उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बने। सुनील दत्त अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका संघर्ष हर वक्त संजय को ताकत देता रहा। अब सवाल ये था कि क्या पब्लिक उसे फिर से अपनाएगी? क्या इंडस्ट्री उसे वापस काम देगी? क्या उसका नाम फिर से खलनायक से जुड़ा रहेगा या मुन्ना भाई की मासूमियत लोगों की यादों में जिंदा रहेगी? यहीं से शुरू होती है संजय दत्त की दूसरी पारी। उसने जेल से बाहर आते ही फिल्मों में वापसी की। शुरुआत हुई भूमि, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 जैसी फिल्मों से। लेकिन असली बदलाव तब आया जब संजय दत्त ने अपनी बायोपिक संजू को मंजूरी दी। राजकुमार हिरानी द्वारा बनाई गई इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया। संजू सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक तरह से संजय दत्त की तरफ से जनता को जवाब था। इसमें उसकी पूरी जिंदगी दिखाई गई। ड्रग्स की लत, मां नरगिस की मौत का सदमा, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, जेल की सजा और दोस्ती के नाम पर की गई गलतियां। फिल्म ने साफ करने की कोशिश की कि संजय दत्त अपराधी नहीं, बल्कि हालात का शिकार था। लोगों ने फिल्म को सिर आंखों पर बिठाया, करोड़ों की कमाई हुई और रणबीर कपूर की एक्टिंग की तारीफ हुई। लेकिन असली फायदा संजय दत्त को हुआ।
पब्लिक का बड़ा हिस्सा अब मानने लगा कि हाँ, उसने गलती की थी, लेकिन उसका दिल साफ था। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज सामने आई। जेल से निकलने के बाद संजय दत्त ने खुद कहा था, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि गलत संगत और गलत फैसले आपको बर्बाद कर सकते हैं। आज अगर कोई मुझे रोल मॉडल मानता है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी गलतियों से सीखो, उन्हें मत दोहराओ। ये लाइन उसके चाहने वालों के दिल तक पहुंच गई। लोग उसे एक बदले हुए इंसान के रूप में देखने लगे। लेकिन क्या वाकई वो पूरी तरह बदल चुका था? उसके आलोचक कहते हैं कि संजू फिल्म ने उसकी इमेज को क्लीन करने का काम किया, लेकिन असली सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। कई सवाल अब भी हवा में तैरते हैं। क्या वाकई उसका रिश्ता सिर्फ अब्बू सलेम तक सीमित था? क्या उसने कभी सीधे दाऊद से बात नहीं की? और क्या हथियार लेने के पीछे सिर्फ डर ही वजह था? इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि अदालत ने उसे आतंकवादी नहीं माना और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब जब हम उसकी इमेज की बात करते हैं तो हमें एक अजीब सफर दिखाई देता है। एक दौर था जब वो गडकरी के नाम से जाना जाता था, एक दबंग, मस्खरा और मस्त मौला किरदार। फिर वो दौर आया जब पब्लिक ने उसे खलनायक मान लिया और अंत में वही आदमी मुन्ना भाई बनकर लोगों के दिल में अमर हो गया। संजय दत्त की असली कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की जिंदगी कभी सीधी लाइन नहीं होती। कभी आप ऊंचाई पर होते हैं तो कभी गिरावट आती है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप उस गिरावट से कैसे निकलते हैं। संजय दत्त ने जेल देखी, कोर्ट देखे, समाज का गुस्सा झेला, लेकिन उसी ने पब्लिक का प्यार भी देखा। फिल्मों की कामयाबी भी पाई और एक नए इंसान की तरह खुद को पेश किया। आज भी जब उसका नाम लिया जाता है तो लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कोई कहता है कि वो अपराधी था तो कोई कहता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार था, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। गलत फैसले सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की किस्मत बदल सकते हैं। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि संजय दत्त वाकई निर्दोष था या फिर उसने सच को हमेशा छुपाने की कोशिश की? क्या मुन्ना भाई की मासूमियत ने उसके गुनाहों को दबा दिया या फिर ये सिर्फ जनता की मोहब्बत का असर था? संजय दत्त की कहानी सिर्फ एक फिल्मी स्टार की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने बचपन में माँ को खोया, जवानी में गलत रास्तों पर कदम रखा और फिर जिंदगी भर उसी गलती की कीमत चुकाई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उसका जीवन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा ग्लैमर, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और अदालत। दूसरा हिस्सा जेल की सजा, फैमिली का सहारा और पब्लिक की मोहब्बत। यही दोनों हिस्से मिलकर संजय दत्त की असली पहचान बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी असली विरासत क्या है? क्या लोग उसे हमेशा उस शख्स के रूप में याद करेंगे जिसने अंडरवर्ल्ड से हथियार लिए थे, या फिर उस मुन्ना भाई के रूप में जिसने अपनी मासूमियत और अपने किरदारों से करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ? इस सवाल का जवाब शायद हर इंसान के लिए अलग होगा, लेकिन सच ये है कि संजय दत्त का जीवन हमें एक गहरा सबक देता है। पहला सबक, गलत संगत और गलत फैसले इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपने गलत रास्ता चुना तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। दूसरा सबक, इंसान को मौका मिलता है खुद को बदलने का। जेल और कोर्ट रूम के बीच झूलने वाला वही आदमी जब बाहर आया तो उसने लोगों को हंसी और उम्मीद दी। उसने अपने किरदारों के जरिए ये साबित किया कि गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधार भी इंसान के हाथ में है। तीसरा सबक, कानून से बड़ा कोई नहीं। चाहे आप एक्टर हो, नेता हो या बिजनेसमैन, अगर आपने गुनाह किया है तो आपको उसके लिए अदालत में जवाब देना ही पड़ेगा। संजय दत्त की जिंदगी ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर भी गहरा असर डाला। 90 के दशक के बाद से इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे। पुलिस और सरकार ने इस केस को सबक बनाकर कई कदम उठाए। प्रोड्यूसर्स ने अंडरवर्ल्ड का पैसा लेना बंद किया, स्टार्स ने डॉन से दूरी बनानी शुरू की। यानी संजय दत्त का केस सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मोड़ साबित हुआ। लेकिन इंसानी स्तर पर देखा जाए तो उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। एक बच्चा जो अपनी माँ की मौत से टूट गया, वो गलत रास्तों पर गया। एक नौजवान जिसने दोस्ती निभाने के चक्कर में हथियार उठा लिए, और एक आदमी जिसने अपने परिवार, करियर और इमेज सब खोकर जेल की सलाखों के पीछे दिन काटे। फिर भी वही इंसान आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि लोगों ने उसके अंदर सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक इंसान देखा। एक ऐसा इंसान जिसने गलती की लेकिन उसे स्वीकार भी किया, जिसने आंसुओं के साथ कहा मैं आतंकवादी नहीं हूं, और जिसने जेल से निकलकर कहा मेरी गलतियों से सीखो। यही इंसानियत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर हम संजय दत्त को याद करते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो अंडरवर्ल्ड और हथियारों का नाम है तो दूसरी तरफ वो हंसी और मासूमियत से भरा मुन्ना भाई है। यही दो चेहरे उसकी जिंदगी की हकीकत है। लेकिन अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि संजय दत्त को पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या उसकी फिल्मों की कामयाबी और जनता का प्यार उसके पुराने गुनाहों पर भारी पड़ गया? या फिर एक स्टार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके अपराध को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए? सच शायद कहीं बीच में है, और शायद यही वजह है कि संजय दत्त की असली कहानी हमेशा रहस्य बनी रहेगी। और दोस्तों, यही थी अंडरवर्ल्ड से यारी और फिर गडकरी संजय दत्त की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें ग्लैमर भी है, गुनाह भी है, सजा भी है और सुधार भी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हीरो और विलेन के बीच की लाइन कभी-कभी कितनी धुंधली हो जाती है। अब यह फैसला आपका है। आप संजय दत्त को किस रूप में याद करेंगे? एक गुनहगार के रूप में या एक इंसान के रूप में जिसने गलती करके भी खुद को सुधारने की कोशिश की?